जैसे आप देख सकते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी के जो रावण के नाम से मशहूर है, उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन किया है और वो कहते हैं जहाँ भी कोई दुर्घटना हो जाती है वहाँ तुरंत पहुँचते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वाले कोई सपोर्ट में नहीं है एससी वालों के लिए, वो सीधा एक्शन लेते हैं वहाँ जाकर। तो उन पर क्या राय है आपकी? देखिए, पत्रकार होने की हैसियत से निश्चित तौर पर आपको जानकारी होगी और होनी भी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा हुए एक भी घटना ऐसी आप नहीं बता सकते मेरठ और मेरठ के आसपास जो मेरा पश्चिम का क्षेत्र है, हमारा तमाम पूर्व पश्चिम क्षेत्र में, कि हमने अनुसूचित वर्ग की कोई भी घटना अगर कहीं हुई है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही हो, उस पर आवाज़ ना उठाई हो और कार्रवाई ना कराई हो। हमने हर जगह कार्रवाई कराई। और ये भी समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अगर अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ या आम आदमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाया करती थी या कोई भी हिंसक घटना होती थी तो थानों से भगा दिए जाते थे, रिपोर्ट तक नहीं हुआ करती थी, अखबारों में नहीं छपती थी। आज चूंकि रिपोर्ट हो रही है, कार्रवाई होती है, इसलिए अखबारों में छपती है। पहुंच रहा है ना, रावण वहाँ पहुंच रहा है ना, इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये तो उनका सोचना है कि उनके पहुंचने से कार्रवाई होती है। आरक्षण बचाओ आंदोलन में हमने प्रमोशन में रिजर्वेशन का आंदोलन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, हमें तो वो दिखाई नहीं दिया कभी। हमने जिन घटनाओं पर राजनीति करने का सबको अधिकार है, परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है। केवल चंद्रशेखर ही क्या, बहुत सारे लोग राजनीति करने की इच्छा पाले हुए काम कर रहे हैं। नहीं, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वहां पर आपके कौन से कार्यकर्ता पहुंचे? आपकी जानकारी में होना चाहिए कि दिल्ली में उस रेप घटना के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष विजय सापला जी सबसे पहले पहुंचने वाले थे। उससे पहले उस परिवार की किसी ने सुध नहीं ली और उनके पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्रवाई की शुरुआत कराने के बाद दूसरे लोगों की नींद खुली और दूसरी पार्टी के लोग वहाँ पहुंचे। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी पहुंचे हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने एहसान किया, उनका नैतिक कर्तव्य था, संवैधानिक कर्तव्य था कि वो पहुंचे। उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन निश्चित तौर पर किया है। और इससे पहले की मैं घटनाएं आपको बता दूं, मैं 20 तरह की घटनाएं आपको बता सकता हूं, मैं 10 तरह की घटनाएं आपको इस पश्चिम क्षेत्र की बता सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और इससे पहले की सरकारों में कैसी कैसी यातनाएं अनुसूचित वर्ग के लोगों को दी गई, निरस्त करके लड़कियों तक को घुमाया गया, थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई गई। तब हम थे जो 17 18 दिन धरने बैठे। उस समय दूसरे जो आज विपक्ष के लोग बातें बना रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकारें थी, तो ये लगा लीजिए कि लोगों को 20-20 दिन धरने पे बैठना पड़ता था, तब जाकर के मुकदमे हुआ करते थे। अब किसी को धरने पर बैठना नहीं पड़ रहा। पुलिस में थाने में सुनवाई होती है और थाने में अगर सुनवाई नहीं होती तो कप्तान सुबह बैठ जाते हैं 9 बजे तमाम जिलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार निरंतर लगता है। उस जमाने में जनता दरबार लगने बंद हो गए थे, जनता दरबार लगता है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें जाती हैं उनका डिस्पोजल करना पड़ता है। अगर झूठा सच्चा डिस्पोजल अधिकारी देते भी हैं और कोई दोबारा अगर उसकी शिकायत करता है तो दोबारा विवेचना किसी और अधिकारी के द्वारा की जाती है, क्रॉस चेकिंग होती है। और ये समझ लीजिए कि कोरोना जैसे टाइम पर भी जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं वर्गों के लोग हैं, दलित और पिछड़े। उस समय उनकी सेवा करने में सबसे ज्यादा अगर सड़क पर कोई दिखाई दे रहा तो भाजपा का कार्यकर्ता था, जो अपने घर से रोटियां बनवा करके भी गरीब मजदूरों को बांट रहा था, अपने घर से ले जाकर चप्पल दे रहा था मजदूरों को। अब चूंकि सरकार हमारी है तो दुनिया भर के आरोप तो कोई लगा ही सकता है और सवाल भी हमसे किए जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना से इसलिए ग्रसित होकर के उनके बहुत सारे लोगों का ध्यान होगा क्योंकि वो जनसेवा कर रहे थे और जनसेवा करके कोरोना से ग्रसित हुए। और प्रिय साथी ये भी समझना कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से खुद भी ग्रसित हुए। कोरोना से मुक्त होने के तुरंत बाद बेहद कमजोरी में भी, शारीरिक कमजोरी आने के बाद भी हर जिले का प्रवास, वर्चुअल प्रवास नहीं किया उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, शारीरिक प्रवास खुद का जाके किया। हर जगह मिलकर के आए, गलियों में घूमे, मलिन बस्तियों में जाकर के देखा, दलित बस्तियों में जाकर के देखा कि हालत क्या है, क्या सच में कोरोना से बचाव के काम किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे कि मेरे जाने से होता, मेरे जाने से नहीं होता। अब देश में परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ का माननीय मोदी जी ने निर्माण कराया। जहां बाबा साहब पैदा हुए वहां मऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनवाया। जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की लंदन, उसे खरीदवाया महाराष्ट्र सरकार से, भाजपा की सरकार के समय, पूर्ववर्ती सरकार ने, ठीक है जी। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनवाया। जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया वहां अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बना। जहां बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली
26 अलीपुर रोड जो संविधान की शक्ल में, संविधान के नक्शे में बना हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक, उसे लोग उसे प्रेरित नहीं करेंगे उसे देख करके आइए कि वहाँ माथा टेक करके आइए। उसे प्रेरणा इसलिए नहीं देते लोग क्योंकि पता ना चलता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बनवा दिया। और जब बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई में, वहाँ सब कई सौ बीघे जमीन को अर्जित करने के बाद, खरीदने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र दिल्ली में बन रहा है। वो तो वहाँ तो कोई नहीं गया धरना देने, वहाँ भी तो अपना आप बनवाया है ना, वहाँ भी तो सब कुछ अपना आप बन रहा है। यूएनओ और यूएनडीपी की रिपोर्ट है, भारत देश के अंदर 1 घंटे में भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार लगातार राशन प्रोवाइड करा रही है, तो क्या ये बात झूठ है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और बड़ा उत्तम सवाल है, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस सवाल को 6-6.5 साल की मोदी सरकार से पूछने से ज़्यादा अच्छा ये है कि जिन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया उनसे पूछा जाए। ये सवाल उनके लिए बनता है। नहीं, अब तो उनकी सरकार नहीं है ना। 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने इस देश की हालत ऐसी कर दी कि इस देश में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना बेसिक, और समझ लिए पीने को पानी सही नहीं था, 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी, चूल्हे के लिए गैस के सिलेंडर नहीं थे, हालात ये थी कि रोटी कपड़ा मकान नहीं था, लोगों के पास शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा नहीं थी, और छत पर लोगों के सर पर छत नहीं थी। पिछले 7 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार ने 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई, कई करोड़ों सिलेंडर गरीब महिलाओं को दिए गए, करोड़ों लोगों के यहाँ शौचालय हुए, करोड़ों लोगों के सर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत आई। और वर्तमान में जो लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे, जो मजदूर थे, क्योंकि पहली सरकारों ने जो नारा कभी कभी देते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटाई नहीं गई, हमेशा गरीब हटा दिए थे उन्होंने। लेकिन पिछले 7 सालों में स्थिति बड़ी परिवर्तित हुई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इस देश के गरीब को पिछले कोरोना काल से निरंतर मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये जो मौतों का आंकड़ा अगर पहला उठाएंगे और अब का उठाएंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कितना कम हुआ है। और जिस तरह पोलियो को यहाँ से भगाया गया है, जिस तरह घरों में शौचालय बन गए हैं और भारत को खुले में शौच मुक्त भारत बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप नहीं सुनेंगे किसी की भूख से मौत हुई। और ऐसा कानून इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के नाते बना है कि जिस जिले में भी भूख से मौत होगी तो वहाँ के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति आप जानते हैं, विश्व का जो बाजार है वो ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। अब वैश्वीकरण का दौर है, तो वैश्वीकरण के दौर में बहुत सारी चीज़ें सरकारों के खुद के हाथ में भी नहीं रहा करती। लेकिन अब विपक्षी लोग जो सवाल आप उठा रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर उठाते हैं, उन्हें उठाना भी चाहिए, लेकिन उन्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि जिस दिन इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उस दिन इस देश की सेना पर 10 से 12 दिन का पेट्रोल था और 10 से 12 दिन तक के हथियार थे मात्र रिजर्व। और जब तक किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती तो उस देश की जनता भी सुरक्षित नहीं रह पाती। अब ये समझिए कि जितना टैक्स वसूला गया, जितना टैक्स वसूला जा रहा है, अब महंगाई के मुद्दे पर केवल पेट्रोल डीजल को लेकर के दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता, ये क्यों नहीं विपक्ष के लोग कहते कि आज भारत की सरकार, भारत की सेना के पास, भारत की सेना यशस्वी हुई है। एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी, आज लाखों बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, दुनिया भर के हथियार हैं, आधुनिक हथियार खरीदे गए हैं, राफेल जैसा हवाई जहाज लड़ाकू विमान खरीदा गया है। और अब से पहले भी जो सौदे होते थे, जो सौदे हुए उनमें जरूर से ज़्यादा पैसा दिया जाता था, बंदरबाट हुआ करती थी पैसे की। अब घोटाले का एक भी आरोप नहीं लग सकता। और भारत की सेना सशक्त हुई है। आज 2 महीने का तेल और 2 महीने के रिजर्व वो हैं हमारे पास हथियार। अब ये भी समझिए कि अब विकास की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी केवल एक एक्सप्रेस वे को लेकर के दुनिया भर की बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और उस एक्सप्रेस वे में जो टेंडर मिले थे ना, जो रेट था उसके 4 गुना ज्यादा मूल्य पर टेंडर छोड़े गए थे। और एक और उन्होंने हाईवे बनाया था, सपनों का हाईवे, भूमि का अधिग्रहण हुआ नहीं था और टेंडर छोड़ दिए गए थे। ऐसी अंधेरगर्दी थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। जो ये आप जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर 400 या 450 का मिलता था और आज 1000 लगभग दाम हो गए हैं उसके। सम्मानित साथियों, मैं बार बार कोरोना का जिक्र आपके सामने मैंने किया है। कोरोना काल में मात्र सब्सिडी नहीं रोकी गई, देश के तमाम सांसदों, अभी तो मानते हैं ना कि आप भाजपा के सांसद सबसे ज्यादा हैं, ये भी हम मानते हैं, भाजपा की है, सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के हैं, तो मानते हैं आप ये भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक भी देश में भाजपा के हैं जी। तो विधायक और सांसदों की जो निधि थी वो भी रोकी गई है।
बहुत सारी चीज़ों में कटौती की गई है। आपने पिछले दिनों तो बहुत दिन से मांग थी कि संसद की जो कैंटीन है उस पर सब्सिडी की कटौती की जाए। कटौती की है माननीय मोदी जी ने। कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ों पर कटौती हुई है, सब्सिडी की नहीं, सांसद निधि विधायक निधि पर कटौती हो गई। इससे बड़ा क्या होगा? तो ये इस तरह का संकट का समय था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे संकट के समय में सब लोगों को मिलकर के सरकार को साथ देना चाहिए। जो अच्छी सोच है, जो अच्छे कार्य हैं, उनमें साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऐसी आपदा के समय में तो कम से कम साथ रहें। अब पिछले दिनों संसद का सत्र चला, संसद के सत्र में हर मिनट पे करोड़ों रुपए खर्च होता है, चर्चा नहीं होने दी विपक्ष ने। केवल पेगासस। अरे अपनी बात कह रहे हो तो चर्चा भी तो हो, चर्चा भी तो करो। कोरोना के टाइम पे बात पर चर्चा कर लेते, लेकिन विपक्ष को पता था कि विपक्ष उसका एक्सपोज हो जाएगा कि खुद की 60 साल में देश में स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा तक भी नहीं थी, दवाइयों की पूर्ति नहीं थी। इसलिए चर्चा नहीं की कि मास्क भी चीन से मंगाने पड़ रहे हैं, इसलिए चर्चा नहीं की। तो विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाए, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।